सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास की जो सीरीज़ चल रही है, आज उसकी चौथी क्लास है। आज वेरी इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि आप व्याकरण फर्स्ट का प्रारंभ इसी सीरीज़ से हो रहा है। आप अब तक भूमिका देखें और इनकी विषय सूची देखें, 3 वीडियो में आपको उपलब्ध कराई गई है। इसके तत्पश्चात आप क्रमशः प्रकरण फर्स्ट की तरफ आ गए हैं। अब यहाँ पे शुक्ल जी के जो अपने विचार है इतिहास ग्रंथ के प्रति, इतिहास किसे कहते हैं या इतिहास का क्या कैसे प्रारंभ होता है, इन चीज़ों के बारे में उन्होंने अपने पुस्तक में बताई है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे आप भाषा विज्ञान में देखे होंगे कि हमारा जो हिंदी होता है, हिंदी का प्रारंभ डायरेक्ट तो हिंदी आ नहीं जाता है। पहले वैदिक संस्कृत होता है, फिर लौकिक संस्कृत होता है, फिर पाली होता है, फिर प्राकृत होता है, फिर अपभ्रंश होता है, फिर अवहट होता है, फिर पुरानी हिंदी होती है, फिर नई फिर हिंदी आती है। तो इनका भी भूमि जैसे आदिकाल का ये सामान्य परिचय प्रस्तुत करते हैं, वो इन्हीं बातों से, इन्हीं वाक्य से ही वो कहना प्रारंभ करते हैं कि प्राकृत के अंतिम अपभ्रंश की अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। जैसे प्राकृत की जो अंतिम अवस्था थी, कोई अवस्था अचानक तो आ जाती, प्राकृत और अपभ्रंश के जो बीच की कड़ी थी, बोले वहीं से हिंदी साहित्य का हमारा जो आविर्भाव माना जा सकता है। आप इसको मेंस में भी, और यदि आपका इंटरव्यू होता है कि आप अपने मत को व्यक्त करिए हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब होता है, तो बहुत सटीक परिभाषा आप दे सकते हैं कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। शुक्ल जी ने ये बात अपनी पुस्तकों में बताई है। कह रहे जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, ये नोट करते जाएंगी, प्रश्न आता भी है। गाथा कहने से किसका बोध होता है? जैसे गाथा कहने से गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है। उसी प्रकार दोहा या दूहा कहने से, दूहा कहने पर, दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा पद समझा जा सकता है। अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा पद समझा जा सकता है। ये शुक्ल जी अपनी पुस्तक के प्रारंभ में जहाँ आदिकाल का सामान्य परिचय दिया जा रहा है, वहाँ इस चीज़ की जिक्र करते हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल 1050 सम्वत से लेकर हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक अर्थात भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। अर्थात इन्होंने आदिकाल का जो समय माना है 1050 सम्वत से लेकर 1375 सम्वत तक। अगर यदि पूछा जा सकता है कि
किन राजाओं का वर्णन किए हैं कि किन-किन राजाओं के बीच से ये समय उन्होंने निर्धारण किया है। तो इन्होंने बोला है कि भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक का जो है, वो आदिकाल का समय माना जा सकता है। आप शुक्ल की पुस्तक अपने पास रख के वीडियो देखेंगे तो आपको एक-एक लाइन दे समझ में आएगी भी और अच्छे से आपको समझ में आएगी और आपका पीजीटी, टीजीटी एग्ज़ाम नज़दीक है, तो मेरी तो यही राय है कि आप पुस्तकों को पढ़ के अवश्य जाएँ। यदि पुस्तक पढ़ने का समय नहीं है, तो मेरी वीडियो को अवश्य आप देखें। उसको आप टहलते हुए, घूमते हुए आप थोड़ा जब भी समय मिले तो आप वीडियो को पूर्ण रूप से देखें ज़रूर। इससे क्या होगा आपकी जो पुस्तक की छोटी-छोटी बातें होंगी, वो हमारे वीडियो से आपको तो उपलब्ध हो जाएगी और बाकी आप पुस्तक जब पलटेंगे तो उसमें आपको सब कुछ देखने के लिए नज़र आएगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि जो ये रासो परंपरा है ये कैसे चली? कि जिस समय जिस प्रकार नीत और श्रृंगार की फुटकल दोहे आपके मेंस के लिए भी बहुत काम देगा और प्री के लिए तो प्रश्न इससे आता ही आता है। शुक्ल जी के अनुसार कथन, शुक्ल जी के अनुसार ये चीज़ का निर्धारण, क्योंकि ये पुस्तक जो कि अब तक हिंदी साहित्य की सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक मानी जाती है, शुक्ल जी की पुस्तक को, इसलिए किसी भी एग्ज़ाम में इसको आप अनदेखा करके पेपर देंगे तो आपको समस्या हो सकती है। तो राजश्रित कवि जिस और चारण जिस प्रकार, कहने का मतलब आप आदिकाल की विशेषता में चारण कवि के बारे में अर्थात जो राजाओं के दरबार में रह कर राजाओं की प्रशंसा करते थे या उनके गुणगान करते थे या उनकी श्रृंगार और नीति पूर्ण जो रचनाएं करते थे उनको चारण कवि कहा जाता था। उसी प्रकार जो राजाओं की अतिशयोक्ति वर्णन और वीरता का वर्णन करते थे, उन्हीं जो ये अतिशयोक्ति वर्णन करे और वीरता का वर्णन करे, एक प्रबंध परंपरा जो चली उसी से रासों की उत्पत्ति शुक्ल जी मानते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि राजश्रित कवि और चारण कवि और चारण जिस प्रकार नीति और श्रृंगार और श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभा में सुनाया करते, आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते हैं। उसी प्रकार उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं और राजाओं, उसी प्रकार राजाओं का पराक्रमपूर्ण चरित्र गाथाओं चरित्र गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासो कहलाई। आप देख लीजिए कि रासो कैसे आया, रासो की जो परंपरा थी तो वो कैसे आई। ये कह रहे हैं कि जिस समय राजा के आश्रित जो कवि थे और चारण थे, नीति और श्रृंगार की रचनाएं करते थे और उसी प्रकार राजाओं के पराक्रम के पूर्ण चरित्र तथा गाथाओं का वर्णन करने वाले जो प्रबंध परंपरा चली वही रासो कहलाई।
इससे आपको रासो की जो परिभाषा हो गई होगी स्पष्ट। और फिर यही कह रहे हैं यहीं पर कि रासो कह ले जिसे लक्ष्य करके इस काल का नाम, जिसे लक्ष्य करके इस काल का नाम वीर गाथा काल। वेरी इंपॉर्टेंट है। शुक्ल के अनुसार वीर गाथा काल के नामकरण का संक्षिप्त वर्णन करिए। तो मात्र आप इतना कर देंगे तो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो मेंस लिखने में यदि आपका एक थोड़ा भी इसमें नंबर काट सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि आप पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपकी अपनी मौलिक भाषा होगी और इससे ज़्यादा स्पष्ट आप वीर गाथा काल का वर्णन के बारे में आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक सटीक परिभाषा दी है और इससे आपको लिखने के लिए जो कि कुछ शब्द जो कि सॉलिड शब्द मिल जाएंगे, जिससे आप अपने प्रश्नों को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे। कहा आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस लिए इतना चर्चा कर रही हूँ, फोकस कर रही हूँ, क्योंकि जो परीक्षा का पैटर्न वो बदल चुका है। ऐसे तो आपको बहुत लोग प्री और मेंस की तैयारी की, लेकिन रटा रटाया चीज़ आप कभी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। मान सकते आप हेडिंग रट लेंगे, कुछ लिखने के लिए रट लेंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं आ सकता है जो वो स्पष्ट ढूंढेगा आपके प्रश्नों के उत्तर में। इसलिए आप मौलिक पुस्तकों का अध्ययन करते हुए और इन कोटेशनों का अपना नोट्स बनाते हुए आप अपनी प्री और मेंस की तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि यदि आप प्री निकालनी है तो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा समय लोक सेवा आयोग नहीं देता है। उसका एक मिनिमम समय होता है, मैक्सिमम समय जो होता है 45 दिन रहता है। कोई भी परीक्षा कराता है तो वो 45 दिन से पहले नहीं करा सकता है, ये उसका क्राइटेरिया होता है, उसके तत्पश्चात कराएगा। तो प्री और मेंस का गैप वो बहुत कम रखता है। जैसे प्री का रिजल्ट आता है वैसे प्री का रिजल्ट, प्री जो होता है वो भले लंबा खींच जाए, लेकिन मेंस के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं। इसलिए आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो ये फोकस ना करिए कि हम सिर्फ पहले प्री निकाल लें उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, क्योंकि मान लीजिए आपने प्री बहुत अच्छा कर लिया और मेंस के लिए आपको समय नहीं मिला और आपके पास नोट्स भी नहीं, अपने पुस्तकों का भी अध्ययन नहीं किया, तो फिर आपको आगे समस्या आ सकती है। इसके अतिरिक्त आपको जीएस भी पढ़ना है, एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है कि नहीं सिर्फ यही पढ़ना है। मेंस में भी आप देखेंगे उसमें भी आपको जैसे सब्जेक्ट के अलावा भी निबंध वगैरह भी तैयार करना है। आगे फिर कहते हैं कि इस अभ्रंश या प्राकृतता भाष हिंदी का अभिप्राय, शुक्ल जी के अनुसार इस अभ्रंश या प्राकृतता भाष हिंदी से अभिप्राय यह है कि उस समय की इस अभ्रंश या प्राकृतता भाष हिंदी से अभिप्राय यह है कि उस समय की बोलचाल की भाषा नहीं बल्कि उस समय की कवियों की भाषा। आगे जो शुक्ल जी है वो क्या कहते हैं, इस अभ्रंश या प्राकृतता भाष हिंदी से अभिप्राय यह है कि उस समय के बोलचाल की भाषा से नहीं बल्कि उस समय की कवियों की भाषा से है। कहने का तात्पर्य है कि यदि मैं अभ्रंश की बार बार चर्चा करें तो ये नहीं कि वो जनता या वहाँ की समाज में अभ्रंश बोला जाता था, बल्कि जो शिक्षित वर्ग थे, जो कवि थे, वो अभ्रंश की भाषा का प्रयोग करते थे। तो इस चीज को आप विशेष ध्यान देंगे, इस कोटेशन का क्या अभिप्राय है, क्योंकि पूछ सकता है कि जो अभ्रंश का तात्पर्य शुक्ल के अनुसार क्या था, उस समय की बोलचाल की भाषा से या उस समय की कवियों की भाषा से या उस समय की जनता की भाषा से या उपयुक्त में से सभी। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैं डिटेल प्रश्न भी बताते जा रही हूँ कि प्रश्न बनने की क्या संभावना हो सकती है, क्योंकि आप संपूर्ण चीज को लेके चला करिए।
मेरा बार बार यही प्रश्न रहता है, समझाने का उद्देश्य रहता है, ताकि आप परीक्षा हॉल में बैठे तो आपसे कोई चीज़ ऐसा ना हो कि छूट जाए। तो आप संपूर्ण चीज़ को जब अध्ययन करेंगे तो आपसे ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप उन प्रश्नों को नहीं देखे होंगे, क्योंकि आपने कई तरीके से उस प्रश्नों को पढ़ा है। फिर आगे वो क्या कहते हैं कि जो अभ्रंश होती है वो हमारे हमीर देव की वीरता का वर्णन ऐसे है, चली वीर हमीर पाए भर मेयड़ कंपई दिगमग डह अंधार धूल सुरह अच्छाई। आप शुक्ल की पुस्तक से ये पंक्ति नोट कर सकते हैं यदि आप। फिर आगे कह रहे हैं कि दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे बोलचाल की भाषा पहलिया और मुकरिया कर रहे थे कि एक नार ने अचरज किया साप मार पिंजरे में दिया। फिर आगे कह रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा के नमूने विद्यापति के प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा के नमूने। कहने का मतलब विद्यापति की जो पंक्ति है वो प्राकृताभास है, अर्थात प्राकृताभास से मतलब है कि उस समय की जो कवियों की बोलचाल की भाषा थी। तो यहाँ पे उनकी क्या, बालचंद विजयी भाषा, बालचंद विजयी भाषा। पुस्तक से आप पूरा नोट कर लीजिएगा, बालचंद विजयी भाषा दुह नहीं लग गई दुज्जन हासा। फिर आगे कबीर की वाणी के बारे में उन्होंने चर्चा की है, आगिन जो लागी नीर में कंदिया जलिया छारी उत्तर दक्षिण के पंडित रहे विचार विचारी। फिर वे वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा फिर विद्यापति की आ गई है, उन्हें अपने देसी भाषा या देश भाषा को बहुत प्रिय और बहुत अच्छा बताया है। कहा देसी बहना सब जन मिठा ते तैसन जपहू अवट्ठा। तो विद्या एक इम्पोर्टेंट और चीज़ है कि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल भाषा, अर्थात जो उस समय लोक में प्रचलित भाषा थी उसको उन्होंने क्या कहा। लोक प्रचलित भाषा को ये देसी भाषा कहते हैं, क्या बोलते हैं, देशी भाषा। वहीं भरत मुनि जी जब हम आपको प्रकरण 2 पढ़ाएंगे तो वहाँ चर्चा करेंगे, उन्होंने देसी भाषा ना कहकर देश भाषा की चर्चा की है। यहीं पे प्रकरण फर्स्ट जो कि समाप्त होता है। अब प्रकरण सेकेंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराऊंगी। यदि आपको व्याकरण संबंधित ज्ञान, थोड़ा व्याकरण संबंधी वीडियो देखनी है तो मेरी एक और जो है कि वो चैनल है यूपी बोर्ड संसार करके, इस पे मैं वर्णमाला से प्रारंभ करके पूरा व्याकरण की जो सीरीज होती है इस पे फ्री क्लासेस उपलब्ध कराई हूँ। तो आप इस चैनल पे जाकर व्याकरण में वर्णमाला, स्वर, व्यंजन आदि को पढ़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी एग्जाम में जाने से पहले आप इन चैनलों के वीडियो को अवश्य देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स भी करिएगा। धन्यवाद।